नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। इस बीच कल बुधवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि दिल्ली कूच का अंतिम फैसला गुरुवार को यानी आज 29 फरवरी को किया जाएगा। वही आंदोलन के दौरान हुई एक युवा किसान शुभकरण की मौत के मामले में पंजाब पुलिस ने पटियाला के पातड़ा थाने में अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। किसानों व परिजनों के राजी होने के बाद रात 11 बजे शुभकरण के शव का पोस्टमार्टम किया गया। आज सुबह शव खनौरी सीमा ले जाया जाएगा। वहां श्रद्धांजलि देने के बाद पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कल बुधवार को उन्होंने किसानों के आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि सरकार उन्हें बर्बाद करना चाहती है। समाचार एजेंसी पीटीआई से राकेश टिकैत ने कहा कि देश का किसान जहां पर आ गया वो पीछे नहीं हटेगा, ये कन्फर्म है। मतलब किसान हार कर नहीं जाएगा, किसान बातचीत से, समझाने से, समझौते से ही वापस जाएगा। उनकी कमेटी से सरकार बातचीत करेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत सरकार इस आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक चलाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो। इस आंदोलन के माध्यम से वो देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है, देश के किसानों को बांटना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसानों को बदनाम करें कि किसान एमएसपी मांग रहे हैं। टिकैत ने कहा कि एमएसपी तो थी, है और रहेगी। संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शेख पर ईडी की टीम पर हमला कराने का आरोप है, जिसके बाद वह 55 दिन से फरार चल रहे थे। इसके अलावा संदेशखाली की स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की पुष्टि समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा भी की गई है। खबरों के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाहजहां शेख को बशीरहाट अदालत में ले जाया गया है, जहां उनकी पेशी होगी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। जहां बीजेपी ने इस गिरफ्तारी का श्रेय लेने की कोशिश की है, तो वहीं टीएमसी ने भी पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी के लगातार आंदोलन के कारण यह सरकार शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हुई। सरकार इनकार की मुद्रा में थी, वे कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि हम सरकार को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर कर देंगे, और आज भाजपा और संदेशखाली की महिलाओं के आंदोलन के कारण ही ममता बनर्जी सरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हुई है। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि इस गिरफ्तारी से साबित होता है कि हमारी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधर्म का पालन करती है। हमने पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिय मलिक के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, और इसी तरह हमने शेख के खिलाफ भी कार्रवाई की। इस मामले में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को सीबीआई ने तलब किया है। उन्हें आज गुरुवार को दिल्ली में जांच एजेंसी के सामने पेश होना है। खबरों के मुताबिक उन्हें अवैध खनन मामले में एक गवाह के तौर पर पेश होने को कहा गया है। इसकी जानकारी अखिलेश यादव ने खुद राजधानी में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में दी। सपा प्रमुख ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले भी एक नोटिस आया था और इस चुनाव में भी एक नोटिस आया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों के लिए फॉर्मूला तय हो गया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत के मुताबिक तीनों दलों ने मिलकर अंतिम फॉर्मूला तैयार कर लिया है और जल्दी सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। राउत ने यह बयान कल मुंबई में आयोजित एक बैठक के बाद दिया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अब और बैठकें नहीं होंगी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रतिनिधि प्रकाश आंबेडकर सीट बंटवारे को अंतिम मंजूरी देने के लिए मिलेंगे और संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ऐलान होगा।
इसके साथ ही राउत ने ये भी कहा कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, यह मायने नहीं रखता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन अटकलों पर खुलकर जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि वे कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि कभी मैंने बोला कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, क्या मैं पागल हो गया हूं? उन्होंने कहा कि अगर आप कमलनाथ को विदाई देना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं खुद को आप पर थोपना नहीं चाहता, ये आपकी मर्जी का मामला है। इसके साथ ही कमलनाथ ने मीडिया को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आप ऐसी अटकलें लगा रहे हैं, कोई और ऐसा नहीं कह रहा। क्या आपने कभी मुझसे ऐसा सुना है? आप खबर चलाते हैं और मुझसे पूछते हैं, आपको इस खबर का खंडन करना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कल बुधवार को लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली। सांगवान ने कहा कि मैंने ही नफे सिंह को जान से मरवाया है। कपिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि नफे सिंह राठी की गैंगस्टर मंजीत महल से गहरी दोस्ती थी। राठी मंजीत महल के भाई संजय के साथ मिलकर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का काम करता था। ऐसे में जो भी मेरे दुश्मन से हाथ मिलाएगा उसका अंजाम यही होगा। इसके साथ ही गैंगस्टर कपिल सांगवान ने दावा किया कि नफे सिंह राठी ने मेरे जीजा और मेरे दोस्तों की हत्या में मंजीत महल का साथ दिया था। पुलिस मेरे जीजा और मेरे दोस्तों के मर्डर पर इतनी एक्टिव होती तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं होती। बता दें कि नफे सिंह राठी और उनके सहयोगी की दिल्ली के पास बहादुरगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने मामले में अब तक 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश के ताज़ा सियासी घटनाक्रम के बीच विक्रमादित्य सिंह का नया बयान सामने आया है। दरअसल कल बुधवार को उन्होंने हिमाचल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इस बीच सिंह ने कहा है कि हमने पर्यवेक्षकों से बात की है, हमने उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता मैं अपने इस्तीफे पर जोर नहीं दूंगा। आने वाले समय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष और उनकी मां प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी से नहीं बल्कि कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अभी तक यही कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यह स्वीकार नहीं किया गया। अब पर्यवेक्षकों को देखना है कि क्या करना है। प्रतिभा सिंह ने आगे कहा कि जब से सरकार बनी है तब से कुछ बातें ठीक नहीं चल रही थी। हम हाईकमान के संज्ञान में ये बात बार बार ले गए। हम चाहते थे कि वो इस पर कोई फैसला करते, उन्हें भी बुलाते और हमें भी बुलाते और इसका कोई हल निकालते, तो आज हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचते। आज गुरुवार 29 फरवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और समिति के सदस्य शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए 19 राज्यों के करीब 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है और आज गुरुवार देर रात तक या फिर कल 1 मार्च को बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। भारत सरकार ने कल बुधवार को जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर बैन लगा दिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आतंकी नेटवर्क पर सख्ती से प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर सुमजी ग्रुप और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर भट्ट ग्रुप को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में भारत ने तुर्की और पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा है कि भारत के आंतरिक मामले में इन देशों को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि इन दोनों ही देशों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की थी। इस पर संयुक्त राष्ट्र के 55वें मानवाधिकार परिषद में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने राइट टू रिप्लाई के तहत तुर्की को जवाब देते हुए कहा कि हमें दुख है कि तुर्की ने भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी की। उम्मीद है कि वह आगे इस तरह के गैर जरूरी बयान से बचेगा।
अनुपमा सिंह ने आगे पाकिस्तान के बयान पर विस्तृत जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कई संदर्भ में भारत का नाम लिया है। उसने एक बार फिर मानवाधिकार परिषद के मंच का गलत इस्तेमाल झूठे आरोप लगाने के लिए किया है। सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो हमारा आंतरिक मामला है। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जिसने अपने ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को संस्थागत बना दिया है और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड इतना खराब है कि उसका भारत पर टिप्पणी करना विडंबनापूर्ण ही नहीं बल्कि अमान्य भी है। इसका उदाहरण है साल 2023 के अगस्त में पाकिस्तान के जारनवाला शहर में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर की गई क्रूरता, जब 19 चर्च जला दिए गए और 89 ईसाई लोगों के घर जला दिए गए थे। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान पर तीखी टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि पाकिस्तान वो देश है जो यूएन सुरक्षा परिषद की ओर से आतंकवादी घोषित किए गए लोगों को पनाह देता है और वह भारत पर आरोप लगा रहा है जिसकी लोकतांत्रिक साख दुनिया के सामने है। सिंह ने ये भी कहा कि हम उस देश की बातों पर और वक्त जाया नहीं कर सकते जो दुनिया भर में प्रायोजित आतंकवाद के खून से सना हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है और अपने ही देश के लोगों के हितों की रक्षा करने में नाकाम हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।